ज़िला कलेक्टर हैं उन्होंने सभी जो संबंधित क्षेत्रों के अधिकारी हैं उनको एक्टिव कर दिया, अपने अपने क्षेत्रों में दौरे के लिए उन्होंने निर्देशित कर दिया है। दोनों जो निगम आयुक्त हैं वो उनके साथ में शहर का दौरा कर रहे हैं। अभी मुरलीपुरा, झालाना, कच्चा बस्ती जो है उन्होंने दौरा किया है। अभी ब्रह्मपुरी नाले के आसपास और शहर के अंदरूनी इलाकों की तरफ वो पहुँचे हैं, जहाँ पर जाकर के बरसात को लेकर के निर्देशित किया गया है। निगम की ओर से भी बाकायदा जितने भी जोन उपायुक्त हैं उनको कहा गया है कि वो अपने ऑफिस से बाहर निकलें और साथ में जो है अपनी टीम लेकर के जो भी उनके क्षेत्र के संवेदनशील इलाके हैं जहां जलभराव है वहां पर हालात को संभालें। यहां पर जो निगम आयुक्त हैं जयपुर हेरिटेज की, उन्होंने बाकायदा 4 दीवारी के अंदर जो पुराने मकान हैं और जर्जर मकान हैं उनको लेकर के डायरेक्शन दिए हैं कि जहां पर भी संवेदनशील इलाका है वहां से लोग बाग अपने मकानों में ना रहें और इस तरह की सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हों, ताकि वहां पर कोई भी स्थिति ऐसी पैदा हो जहां पर जर्जर मकान के ढहने या गिरने के हालात पैदा हों तो उनको किसी भी तरह के ख़तरे से बचाया जा सके। तो फ़िलहाल ये स्थिति जारी है और मौसम के हालात ऐसे हैं कि आप अगर आसमान की तरफ निगाह डालें तो बादल अभी भी काफ़ी काले घने घिरे हुए हैं आसमान के अंदर। चारों तरफ जो है मौसम पूरी तरह से तेज़ बरसात का बना हुआ है लगातार, और जिस तरह का जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके हिसाब से आज जो है काफ़ी भारी बारिश का जो है पूर्वानुमान जारी किया गया है। प्रदेश के करीब 11 ज़िलों के अंदर जो है हैवी रेन राजधानी जयपुर में बरसात के बाद के हालात आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4 दीवारी के अंदर जो सीवरेज है वो उफान पर है और कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो हालात हैं, इन हालात के अंदर लोग इसी गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। बहुत से लोग अपने वाहनों से यहाँ से निकल रहे हैं और बहुत से लोगों को इसी गंदे पानी में होकर के गुजरना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो काफ़ी परेशान है। हर तरफ जो है यहाँ पर सीवरेज के नाले उफान पर आए हुए हैं। जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि लोगों की परेशानी जिस तरह की है, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं आसपास वो इस गंदे पानी की वजह से यहाँ पर परेशान रहते हैं और काफ़ी शिकायतों के बावजूद कुछ नतीजा यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है। क्या स्थिति है, कब से ऐसी है? ये तो काफी दिन से ये तो बारू में नहीं रहता है। ये तो अब तो बारिश का टाइम है, बारू में नहीं रहता है। यहाँ पे तो कोई वही नहीं है। अभी पानी ज़्यादा बारिश से बढ़ गया कैसे? बारिश से भी है, बिना बारिश भी रहता है। ये तो यहाँ पे यही स्थिति बनी रहती है। स्थिति रहती है। कब से है? शिकायतें की आपने कुछ जिम्मेदार? जिम्मेदार तो निताते हैं जो वापस चल जाते हैं, देख दुखा के फिर उदाहरण दे। ये नहरों की नदी है, रामचंद्र की चौकड़ी। नहरों की नदी? हाँ, खवाजी का रास्ता और नगर निगम पास में। नगर निगम पास में होने के बावजूद ये स्थिति है, इसी जगह से निकलने को मजबूर रहते हैं। हाँ, यहाँ परेशानी आती है, बारिश में ज़्यादा परेशानी रहती है। बारिश में क्या है, निकलना परेशान हो जाता है। वैसे तो खैर
सफाई रहती है, मगर फिर भी पानी खड्डे वड्डे जिसमें बारिश में ज़्यादा परेशानी आई होती है हमें निकलने में। शिकायतों के बावजूद आते नहीं आते जिम्मेदार? नहीं, आ जाते हैं, वैसे तो होता है, काम तो होता है। अभी तो हालात खराब है। अभी तो फिलहाल बहुत ही बुरा, बारिश में बहुत परेशानी आ रही है। आप यहाँ पर स्थानीय दुकानदार हैं, किस तरह के हालात रहते हैं, क्या स्थिति रहती हाँ, मेरे साथ 365 दिन ये तो चालू ही रहता है। है? कुछ होता नहीं है इसका सुधार? खूब व्यवस्था करती है लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं इसका। बरसात में मतलब और परेशानी हो जाती है। परेशानी दिख रही ना आपके सामने, परेशानी तो और भी ज़्यादा होती है ना। जब सिंपल दिन में परेशानी होती है तो बरसात में और भी ज़्यादा हो जाती है। बढ़ जाती है परेशानी। होती है। आप देख सकते हैं कि ये लोग हैं, यहाँ स्थानीय निवासी हैं, इनकी दुकानें भी हैं और यहाँ पर ही हालात ऐसे हैं कि लोग इसी गटर के पानी से गुजरने को मजबूर हैं। बरसात के बाद लगातार मौसम विभाग की ओर से चेतावनियाँ जारी की जा रही हैं। ऐसे संवेदनशील इलाकों को लेकर के निर्देशित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर और निगम के अधिकारी दौरों पर हैं और लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए सभी जिम्मेदार इन हालात के ऊपर भी गौर करेंगे ताकि यहाँ पर परेशानी को दूर करके सिचुएशन को बेहतर किया जा सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजस्थान में मानसून झमाझम लगातार बरसात की स्थिति बनाए हुए है। मौसम बदलने से जिस तरह से गर्मी के मौसम में राहत मिली है तो कई स्थानों पर मौसम सुहाना होने से पर्यटन में काफ़ी अच्छा असर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर के ज़्यादातर पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हो रहे हैं और यहाँ पर आमदनी में भी दुगना तक इजाफा देखने को मिला है। जिस तरह से जून के अंदर लगातार चिलचिलाती धूप, लू और जो थपेड़ों का दौर जारी था, उसके बाद में अब मौसम सुहाना हुआ है तो ठंडी हवाओं के साथ साथ जो पर्यटक हैं वो भी पर्यटन स्थलों की ओर एक तरह से उमड़ने लगे। आप देख सकते हैं कि हवा महल की स्थिति है जहाँ पर काफ़ी तादाद में पर्यटक आ रहे हैं और यहाँ आकर के अच्छे मौसम का मज़ा ले रहे हैं। एक तरफ जो जयपुर की हेरिटेज इमारतें हैं, दूसरी तरफ आसमान में खूबसूरत नज़ारे हैं। इस तरह से न सिर्फ हवा महल में बल्कि आमेर महल, नाहरगढ़, जयपुर के आसपास के सिसोदिया, रानी बाग, अल्बर्ट हॉल और दूसरे जितने भी पर्यटन स्थल हैं जिनके अंदर जंतर मंतर, सिटी पैलेस और दूसरे स्थान भी शामिल है, वहाँ पर पर्यटकों की आमद के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मैंने इसको बोल दिया दीपक को पर्सनली मिलके आना। अरे अभी बाद में करेंगे, मायने करेंगे, अंदर करेंगे बाद में। पहले बाइट दे दो गंदा हो रहा है वो बोल रहा है। आइए जी। 5 साल पूरे हो चुके हैं आपके कार्यकाल में, हो चुका है, क्या
मैं तो समय गिनता नहीं, मुझे जो पार्टी ने काम दिया करता हूँ। और मुझे कल मेरे कुछ मीडिया के बंधुओं का टेलीफोन भी आया, तब मैंने देखा कि भाई मैं 15 तारीख को मेरी आधिकारिक घोषणा हुई थी, 14 को घोषणा हुई थी और 15 को ऑर्डर निकला था। तो ठीक है, पार्टी ने काम दिया, काम को कर रहे हैं। हमने एमएलए का चुनाव भी अच्छे तरीके से लड़ा, हम सफल नहीं हो पाए। हमने एमपी का चुनाव भी ढंग से लड़ा, इंडिया गठबंधन की 11 सीटें आई। लेकिन जो मुख्य रूप से संगठन का जो काम है, संगठन के निर्माण का, और जो हमारी पार्टी हाईकमान हमसे चाहता है कि पूरा संगठन का निर्माण होना चाहिए, तो तकरीबन सारे के सारे जिले की कार्यकारिणी, 400 ब्लॉकों की कार्यकारिणी, 2100 मंडल की कार्यकारिणी, 246 में से 80% नगर कांग्रेस की कार्यकारिणी, बीएलए बूथ अध्यक्ष, बूथ की कार्यकारिणी, ये सारा संगठन हमने निर्माण करने का काम किया है। और अब इस संगठन के लोगों को हम लोग काम देंगे, वर्क देंगे, और इनकी सक्रियता के लिए हमने 200 विधानसभा क्षेत्र में 200 प्रभारी लगाए हैं। हमारे प्रभारी रंधावा साहब आए और हमने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की मीटिंग ली है, उनको जिलों में भेज रहे हैं। और जो जिस प्रकार से इस 1.5 साल में जो गठित हो रहा है इस राजस्थान में, उसके ऊपर हमारी सबकी नज़र है। संगठन के लोग उसके ऊपर पूरा वाच कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार बनती है तो वो जनता के कल्याण के लिए बनती है। सुशासन की आशा और अपेक्षा के साथ में लोग वोट देते हैं, और जनता परेशान न हो, उनके लिए अच्छी योजनाएं सरकार लेकर के आए, ये एक सरकार का धर्म बनता है और फर्ज बनता है। लेकिन ये सरकार जिस दिन पर्ची से बनी उस दिन से लेकर के कोई भी काम, कोई भी कल्याण का काम नहीं कर पाई, उल्टे कांग्रेस को लांछित करती रही है। इनके 800 कामों की समीक्षा करेंगे। क्या हुआ साहब समीक्षा का? जो आरजीएचएस हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए और 25 लाख तक का जो इलाज था, उसका क्या हुआ साहब? बंद कर दिया उसको। कल कह रहे हैं वापस खोलेंगे, हमारे राजीनामा हो गया है। जब आप पैसे ही नहीं दे रहे हो 1.5 साल से, तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल आपका इलाज कैसे करेगा? अगर रोड के ठेकेदार को आप पैसे ही नहीं दे रहे हो, 3,500 करोड़ से ज़्यादा का पैसा बकाया पड़ा है, तो रोड के ठेकेदारों और उल्टे का 5 साल से उसकी गारंटी पीरियड भी आपने 10 साल कर दिया। बीएसआर वो की वही है, जो 5 साल की गारंटी में जो ठेकेदार काम करता था, उसकी जो बीएसआर है, वही बीएसआर पे आप 10 साल का काम करवाना चाहते हो। किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के भी लाले पड़ रहे हैं। आज स्थितियां ये हैं कि माफिया हावी हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने, मैं कहूँ कि अलोकतांत्रिक हो चुके हैं, इतने मर्यादाहीन हो चुके हैं कि प्यार, मोहब्बत, सुविधा नहीं पहुंचा करके वो उनको ज़्यादा प्रवोक करते हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो, कैसे किस तरीके से यहाँ पर नफरत फैले। सीआई की कुर्सी पे जाकर के एमएलए बैठ जाता है इनका। एक एमएलए है जो सीआई के डिप्टी के पैर पकड़ता है कि मेरी सुन लो, ये मजरी माफियाओं कि ये अधिकारी जो है वो उसकी मदद कर रहा है, गरीब का काम नहीं कर रहा है। पानी के अंदर लोग मर रहे हैं, बह करके जा रहे हैं। 12 से ज़्यादा मौतें हो गई। कोटा को देख लो, आप भीलवाड़ा को देखो, पाली को देखो। कलेक्टर और एसपी ड्रामा कर रहे हैं, ट्रैक्टर के अंदर सवारी कर रहे हैं। क्या कलेक्टर और एसपी को ट्रैक्टर में सवारी करनी चाहिए? पहले पुख्ता इंतजामात क्यों नहीं करने चाहिए? मुख्यमंत्री जी 5-5 महीने से कोई कैबिनेट नहीं बुलाते हैं तो वही जनता के कुठाराघात करने वाला काम करते हैं। इसके अलावा कोई नहीं। नई टाउनशिप पॉलिसी लाए हैं,
लोगों को परेशान करने की बात है। हमने 10 लाख से ज़्यादा पट्टे दिए थे। आज एक पट्टा अगर जारी हो रहा है तो मुझे बता दीजिए उनसे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा रेट। तो किसके फायदे के लिए ये सरकार? इनके कोई जवाबदेही नहीं है। कोर्ट इनकी रोजाना खिंचाई कर रहा है, कभी SI भर्ती में इनको खुद को बुला रहा है। और मुझे तो भय लगता है कि कहीं कोर्ट मुख्यमंत्री को खुद को ना बुला ले कि आप 6 महीने तक निर्णय क्यों नहीं कर पाए। पंचायत राज नगर निकाय के चुनाव नहीं करवा रहे। उनका राज्य निर्वाचन आयुक्त ये कह रहा है कि जानबूझ करके नए रोजाना बहाने बना करके सरकार पंचायत राज और नगर निकाय का चुनाव नहीं कराना चाहती। तो संविधान बचाओ हमारी रैलियां जिलों के अंदर तमाम के अंदर हो चुकी हैं, विधानसभाओं में चल रही हैं। हम लोग लोगों में जा रहे हैं, लोगों की दर्द पीड़ा जो भी उनकी शिकवे हैं उनको समझ करके उनसे जितनी हमारी से मदद हो रही है वो कर रहे हैं। आप देखिए इतनी बड़ी बरसात है, किसी मंत्री को देखा आपने? मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट देखा? जयंती पुण्यतिथि दीनदयाल उपाध्याय हेडगेवार, इससे ज़्यादा कहीं बढ़े हो तो आप बता दो। कोई एक ट्वीट बता दो मुझे मुख्यमंत्री का कि बरसात में परेशानी हो रही है। मैं पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि वो इस अतिवृष्टि के अंदर लोगों की जान माल की रक्षा करे, कहीं परेशानी नहीं हो जाए। एक मंत्री का बयान बता दो। ये भाई साहब सरकार नहीं सर्कस चल रही है। एक बात मुझे बता दो कि साहब इस सरकार ने ये योजना अच्छी लाए, ये वेलफेयर के लिए काम करे। जन सुनवाई की बात करके एक दिन जन सुनवाई बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के लोगों को टोकन दे के की, वहाँ बखेड़ा हो गया तो बंद कर दिया, मंत्रियों ने जाना मना कर दिया। और अब तो हद ही हो गई। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा कोई तेजा जी की मूर्ति का, वो जिला अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष को निमंत्रित कर दिया। सारे हारे जीते MLA ने कह दिया कि इस प्रोग्राम में आपको नहीं आना है, अगर आए तो हम काले झंडे दिखा देंगे। वो नहीं गए साहब। दूसरे दिन बुला करके हाथाजोड़ी की, साहब क्या है कि डोटासरा को आप नहीं रोक सकते तो क्या कर सकते हो? तो वो कह रहे हैं सीकर वाले कि साहब संभाग खत्म कर दिया, जिला खत्म कर दिया आपने, नगर परिषद को नगर पालिका वो 3rd ग्रेड की बना दी। काम कुछ हो नहीं रहे हैं, कोई हमसे पूछ नहीं रहा है, हमारी कोई चल नहीं रही है, तो हम किस मुंह से आपका स्वागत करें? किस मुंह से नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव आप करवा नहीं पा रहे हो? और कराओगे तो भी उन्होंने कह दिया स्पष्ट, जो मेरे पास जानकारी है, कि 0 आएगा। पूरे प्रदेश के हालात हैं। आज नौजवान नौकरियों के लिए परेशान है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, पेपर लीक हो गया, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, पकड़ लिया। ये कहना और उस पर अमल करना ये इच्छा शक्ति दर्शाता है। आज कह रहे हैं RPSC का पुनर्गठन कर दिया, सारे इनके 2-4 का मैंने ट्वीट दिया। ये पुनर्गठन है क्या? 3 मेंबर और बढ़ा दिए, तो पहले 7 थे, 3 आपने और बढ़ा दिए, तो बढ़ा दो, कौन मना कर रहा है? पुनर्गठन इनकी योग्यता तय करने की बात थी, इसको पूरी की पूरी RPSC को भंग करने की बात थी, इसमें और ज़्यादा अच्छी पारदर्शिता लाने की बात थी। इनके जो मेंबर चेयरमैन बनेंगे उनके लिए कोई ना कोई मापदंड निर्धारित करने की बात थी। आगे से कोई पेपर लीक नहीं हो और समयबद्ध तरीके से युवाओं के एग्जाम हो सके, उसकी बात थी। उसका क्या हुआ? अब वही कह रहे हैं कि साहब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, इसको तो हम भंग नहीं कर सकते। तो फिर पहले क्यों लूटा भाई? इस जनमत को क्यों लूटा? भ्रमित करके क्यों लूटा? तो ये सारी बातें आप सबके सामने हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे मेरी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने का, संगठन का काम करने का दायित्व दे रखा है। मैं उसमें लगा हुआ हूं। पूरा संगठन निर्माण हो चुका है और अब इस संगठन के लोगों के द्वारा लोगों के बीच में जाकर के इस सरकार की, केंद्र के सरकार की विफलता को बताना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनकी मदद करना। और ये जो वोटर लिस्ट के माध्यम से चोरी करना चाहते हैं, EVM के माध्यम से चोरी करना चाहते हैं, चुनाव नहीं करा करके सरकार का और सरकार की संस्थाओं का दुरुपयोग करना चाहते हैं, पुलिस का दुरुपयोग करना चाहते हैं,
उनके खिलाफ हम लोग सड़क और सदन दोनों में लड़ाई लड़ेंगे और जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे। शिक्षा मंत्री जी इतने दिन तो सो रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, किसी को गो मूत्र में कितनी ऑक्सीजन बनती है, एक बूंद में 100 टन बनती है, 50 टन बनती है, वो बता रहे थे। अब जगह है कि साहब कांग्रेस ने अपने नेताओं का यशगान कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं भाई, हम गुरु गोलवलकर का हम करेंगे, हेडगेवार का हम करेंगे, दीनदयाल उपाध्याय का हम करेंगे? उन्होंने देश की आजादी के लिए किया क्या है? अगर परमाणु परीक्षण, परमाणु शक्ति हमारे देश को बनाने का काम इंदिरा जी ने किया तो इंदिरा जी की फोटो नहीं आनी चाहिए। अगर आधार जो हमारी पहचान का सबसे बड़ा एक जरिया बना है, अगर उसका यहाँ पर लॉन्चिंग हुई है मनमोहन सिंह जी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के साथ में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, तो क्या उनकी फोटो नहीं आनी चाहिए? वाजपेयी जी की भी फोटो है, कारगिल में विजय दिलाई हमारे देश को। वाजपेयी जी ने जो योजनाएं हैं वो भी हमने इसके अंदर दिखाया है। आप बताइए इसमें कौन सी फोटो है साहब? इसके लिए कह रहे हैं ये परमाणु परीक्षण में परमाणु संपन्न हमारा देश बना तब इंदिरा जी की फोटो है। ये हरित क्रांति, ये श्वेत क्रांति के जनक स्वामीनाथन और ये विनोबा भावे, ये जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो इसरो की स्थापना की जिसके कारण से आज ये ऊपर सैटेलाइट और ये जो हम सारा सब कुछ देख रहे हैं, तो इसमें कौन सी बात आ गई आप बताइए? पीछे पाठ्य पुस्तक मंडल का नाम है। और जो 5 साल में, शुरू के 5 साल में जब हमने ये किताब जो हमारी समिति थी उसने छापी थी, तब एक समिति बनती है और उस समिति ने तय किया, तब तक जीएसटी, नोटबंदी और जो 2-3 काम उन्होंने मोदी जी ने किए वो तो इसमें छपे पड़े हैं। या फिर तथ्यात्मक बात करनी चाहिए कि इस किताब के अंदर, इस पुस्तक के अंदर जो आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत है, इसमें ये चीज़ गलत दिखाई गई है, ये चीज़ ठीक नहीं है। वो होनी चाहिए कि साहब हमारे तो दीनदयाल उपाध्याय जी की बढ़ाई नहीं की। किया क्या था दीनदयाल उपाध्याय जी ने? मेरी सिक्कर में ही पढ़े थे 1-2 क्लास। आरएसएस की स्थापना करने वाले और जो देश में नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम का के नाम से, उनको हम दिखाएंगे। ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम दिखाओ, देखिए कैसे दिखाते हो। आरएसएस पर से बैन हटा लिया कि साहब सरकारी कर्मचारी भी इसमें जा सकेंगे। एक भय का वातावरण है। सरदार पटेल जिसकी बात करते हैं कि उसको नहीं बनाया प्रधानमंत्री, उस सरदार पटेल ने बैन लगाया था। आप एक तरफ तो सबसे ऊंची मूर्ति लगाने की बात कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो नेहरू जी को नहीं पटेल को बनाना चाहिए था, और उसी पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया, उसको आप वापस कह रहे हो नहीं सब सरकारी कर्मचारी अधिकारी आएंगे। बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे दूसरा विभाग हो। ये जल जीवन मिशन पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बातें की थी। क्या हुआ साहब? कितना काम करा दिया, कितनों को पुण्य का पानी दे दिया, कितना पैसा खर्च कर दिया। ये अगर ऑफलाइन बजटिंग बता देना, ऑनलाइन और ऑफलाइन बता दें तो इनके माजने सामने आ जाएंगे। हमारा एक जिला जितना बजट हमारे समय में खर्च हुआ, उतना इस प्रदेश में पूरे में 1.5 साल में बजट खर्च नहीं हुआ। किस मुंह से बात करते हैं? ये क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज हटेंगे कल हटेंगे, वो मंत्री जाएगा ये जाएगा, कोई दिल्ली हाजिरी दे रहा है, कोई मुख्यमंत्री चुपके मिल रहा है, कोई मुख्यमंत्री से चुपके मिल रहा है। क्या चल रहा है ये? किसके लिए बनाई थी क्या सरकार? सरकार जनता के कल्याण के लिए बनाई थी। आप बताइए कि जनता के आपने जो सस्ते में पट्टे मिल रहे थे वो आपने बंद क्यों किए? आप बताइए कि आप जो 25 लाख का इलाज फ्री में मिल रहा था सरकारी कर्मचारियों को, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में आरजीएचएस का जो लाभ मिल रहा था वो क्यों नहीं मिल रहा है? आप बताइए कि आपने जो पेंशन 1 करोड़ लोगों को दे रहे थे उस पेंशन को आपने बंद क्यों कर दिया? आप बताइए कि इस बरसात के मौसम में आपदा राहत का आपका क्या बजट है, आपने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, कहाँ ये लोग क्यों मर रहे हैं, ये बताइए। आप बताइए कि आपने कितनी विज्ञप्ति निकाल करके कितने बच्चों को नौकरी दी, ये बताना चाहिए आपको। अब हम डबल वैकेंसी निकाल सकते हैं, जितनी निकाल दी उसका डबल कर सकते हैं। अरे जितनी निकाली उतनी तो दे दो डबल। इस
कागज में सिर्फ कागज बनाने से काम नहीं होगा। हमारे पेपर लीक नहीं है, तुमने कराए कौन से पेपर लीक है? खुद सरकार ही लीक हो गई। किरोड़ी जी कह रहे हैं 8 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है, किरोड़ी जी कह रहे हैं नकली खाद और नकली बीज बिक रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, या तो शाबाशी देनी चाहिए, सार्वजनिक मंच में उनको सम्मानित करना चाहिए, और नहीं तो फिर उनको पूछना चाहिए कि साहब वो बजरी चोरी कौन कर रहा है, बताइए। हालात ये हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी के रोजाना जाने वालों की सूची देख लो। शुरू में जब मुख्यमंत्री जी बने थे तब 50-60 आदमी नाम लिखाते थे, आज 5 आदमी मिलने के लिए नाम नहीं लिखाते हैं, मंत्री मिलने के लिए नहीं जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनका इकबाल खत्म हो गया, उनके बारे में एक परसेप्शन बन गया कि ये कोई काम नहीं करा सकते हैं, ये कोई बजट नहीं दे सकते हैं। उस परसेप्शन को ठीक करने की आवश्यकता है, लोगों को काम करने की आवश्यकता है। और ये जो काम है ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे, जन जागरण करेंगे, लोगों के दुख सुख में भागीदार बनेंगे और इस सरकार को, दोनों सरकारों को मजबूर करेंगे कि आप लोग काम कीजिए, वरना आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ये थोते भाषण देने का अधिकार नहीं है। कहाँ गई वो 8,500 करोड़ की हमारे समय में स्वीकृति वित्तीय थी शेखावाटी के जिलों को पानी मिलने की, उसका टेंडर हो गया क्या? पूछो मुख्यमंत्री जी से, पूछो जल संसाधन मंत्री जी से, इरिगेशन मिनिस्टर से पूछो। वो जो 4 महीने के अंदर, शुरू के 4 महीने में डीपीआर नर्मदा जल की बनाने की बात कह रहे थे, क्या वो डीपीआर बन गई क्या? हरियाणा का सिपाही नहीं आता इनके डीजीपी के कहने से, ये इनके प्रमुख शासन सचिव और सीएस के कहने से एक आरएएस अधिकारी नहीं आता हरियाणा का। उसको दूसरा कहते होंगे, यहाँ तो आरएएस कहते हो, है वही नहीं आता। ऐसे ही भागीरथ बनकर के खुद के पैसे से कार्यकर्ताओं को धत्ते चढ़ा चढ़ा के पोस्टर लगवा लिए, भागीरथ आ गया, भागीरथ आ गया। अरे भाई साहब, भागीरथ क्या आ गया? ये तो इंद्र देवता है जो आ गया। लेकिन इसमें भी जो दिक्कतें आ रही हैं अतिवृष्टि के कारण से, उसको मुख्यमंत्री जी को और सरकार को संवेदनशील होकर के उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और एक आपात बैठक मुख्यमंत्री जी को इस बात की बुलानी चाहिए, सारे कलेक्टर और एसपी को और जो अधिकारी हैं संबंधित, उनको सबको ये बुला करके कहना चाहिए कि आपकी ड्यूटी है, किसी की भी जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए, इस अतिवृष्टि के कारण से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है उसके लिए कांग्रेस सड़क और सदन दोनों जगह आंदोलन करेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, आपके 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, कोई जश्न वगैरह मनाएंगे क्या? जनता का दिया हुआ है मैंडेट और जनता के लिए है हम, इस बात का जश्न। जनता ने हमें चुन करके भेजा है, विपक्ष में बैठाया है, तो विपक्ष का धर्म बनता है कि सरकार जो काम नहीं कर पा रही है उसको काम कराने के लिए मजबूर करें, जो जनता को तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को उजागर करें और सरकार से उस तकलीफ को दूर कराने का काम करें। वो काम हमारे विपक्ष के जिम्मे है, वो काम कर रहे हैं। इसमें जश्न की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो चलता रहता है, अनवरत सिलसिला है। नहीं, वो तो मेरा क्या कारण है साहब, मैं तो एक लक्ष्मणगढ़ का एमएलए हूँ, मेरा क्या कारण है? वो तो क्या है कि वो बीजेपी के कुएं में ही भांग पड़ गई, इसलिए सभी बावड़े हो रहे हैं, काम तो कर नहीं रहा है कोई। और वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपने आते ही हमको सबको निपटा दिया, संभाग खत्म कर दिया, जिला खत्म कर दिया, नगर परिषद खत्म कर दी, 1 रुपए का काम हो नहीं रहा है, एक बच्चा नौकरी लग नहीं रहा है, एक सड़क 1 किलोमीटर बन नहीं रही है, किसी को लाभ मिल नहीं रहा है, तो हम किस मुंह से बीजेपी के लिए गुणगान करें? तो बात ये है। अब हाँ, इन्होंने जरूर कहा है, जो मेरे को जानकारी मिली है, कि ये डोटासरा को डांटो आप तो सब मिलकर के, तो उन्होंने कहा हमारा संभाग और जिला दे दो और फिर चमत्कार दिखाएंगे, वो दे नहीं सकते। हाँ, हम कोशिश करेंगे। तो उन्हीं के नेता ने एक ने कह दिया कि आज तक तो गया हुआ वापस आया नहीं, ये तो कांग्रेस वाले आएंगे 3.5 साल बाद में, वही वापस जिला और संभाग बढ़ाएंगे। तो ये दुर्गति अगर नेतृत्व की होने लग जाए, सरकार में
उच्च पद पर बैठे हुए लोगों के होने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया। ये मैं कहना चाहता हूँ। कल लंबे टाइम बाद कैबिनेट हुई थी, चर्चा है कि किरोड़ी जी मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे। अच्छी बात है, खुशखबरी है, सेटिंग हो गई, अच्छी बात है। वो उनको कोई सूचना मिल गई कि जल्दी पर्ची बदल रही है, इसलिए वो देख रहे हैं कि मैं क्यों बुरा बनूं। मुझे तो ये लग रहा है, बाकी तो देखो किरोड़ी जी तो ऐसे तो थोती तो बड़ाई करने वालों में से है नहीं। बाकी देखते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, हमारा ये है कि जब सरकार बनी है तो जो हमारे समय में अच्छी जनहितैषी जो योजनाएं थी उसको और मजबूत करके उससे जनता को लाभ मिले, और जो सरकार से आशा और अपेक्षा लोग कर रहे हैं उसके मुताबिक सरकार को काम करना चाहिए। उसके लिए हम सरकार को चेताते रहेंगे और हम लोगों को के सुविधा के लिए काम करते रहेंगे। वो इनकी गिरे ही आ रही है, ये मान लो आप। आज इन्होंने फोटो नहीं लगाई, भजन लाल जी ने खुद की लगा ली, मोदी की लगा ली। अब वो भाई साहब अमित शाह है, तो अब क्या होगा देखते हैं। लेकिन कोई क्लास लेने आ रहे हैं कि छोटे प्रोग्राम के लिए अमित शाह आता नहीं है, उसको इतना फुर्सत है नहीं है। अरे तो ये तो यहाँ का बाबू लोग ले लेते हैं। वो तो आ तो किसी और ही कारण से रहा है, क्योंकि भूपेंद्र जी और बिरला जी क्यों आए थे, रात को अंधेरे में क्या क्या बातें हुई, क्या चिंताएं हुई, क्या समझौते हुए, क्या नाराजगियां हुई, वो भी एक चर्चा का विषय है। तो सरकार को खुल के कहना चाहिए। और मुख्यमंत्री भजन लाल जी को तो मैं कहना चाहूँ, खुल के बैटिंग करो। ये 100 साल थोड़ी आएगा कोई, 100 साल आप मुख्यमंत्री नहीं रहने, तो खुल के बैटिंग करो, मेरी तरह काम करो। अब काम करके दिखाओगे तो लोग मानेंगे। छिग्गा गलत है ना, कोई से भी। मैं शिक्षा मंत्री था, मैंने 20 स्कूलों का निरीक्षण किया, प्रधानाचार्य को उसकी कुर्सी पे बैठाया और सामने जो कुर्सियां थी उस पर बैठा था। आज बाल मुकुंद आचार्य जी की तो मैं चर्चा ही नहीं करना चाहता। वो तो बीजेपी करे ना करे वो जाने, लेकिन किसी को भी नहीं बैठना चाहिए। जनप्रतिनिधि की अपनी कुर्सी होती है, उस पर कभी अधिकारी नहीं बैठता, अधिकारी की कुर्सी पे कभी जनप्रतिनिधि नहीं बैठता। कलेक्टर अगर जाता है तो वो एडीएम की कुर्सी पे बैठता है, सीएस अगर जाता है तो वो कलेक्टर की कुर्सी पे बैठता है, लेकिन जनप्रतिनिधि की कुर्सी पे कभी कोई अफसर नहीं बैठता। और किसी अफसर की कुर्सी के ऊपर जनप्रतिनिधि, मैं प्रधान था 4 साल, मैं बीडीओ के कक्ष में भी किसी काम से जाता या कोई छोटी मोटी मीटिंग होती मैं वहाँ चला जाता, मैं कभी बीडीओ की कुर्सी पे नहीं बैठा। किसी भी बीडीओ को टेलीफोन करके पूछ लीजिए, किसी एसडीएम की कुर्सी। राज में हम भी रहे, मंत्री रहे, मैं तो शिव सिंहपुरा, मेरी धर्मपत्नी थी, उसी स्कूल में गया था, तो वहाँ तो मुझे दिखानी चाहिए ना थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं दिखाई। मैंने कहा नहीं, प्रिंसिपल मैडम वहाँ बैठेगी और मैं सामने बैठूंगा। तो ये इतनी अदब तो होनी चाहिए ना। जनप्रतिनिधि बनते ही हम भगवान थोड़ी हो गए। सर आपके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में एक बच्चे ने एक समस्या उठाई थी जी, तो पहले तो चर्चा थी कहीं ऐसे तो से ना धमका दें, जी कोई जी, इसमें कोई एफआईआर नहीं हो जाए। अरे नहीं साहब, वो वास्तव में G9 प्रॉब्लम थी। क्या है कि गाड़ोदा कटोरा नुमा है, तो सारे गांव का पानी होकर के वार्ड नंबर 1 में उधर चला जाता है, वो जो महावीर जती जी की जो बगीची है उसकी तरफ चला जाता है। तो हमने 4 तरफ से सड़कें भी बनाई, सीसी सड़क भी बनाई, पूरा नेचवा से लेकर के जाजोद तक एमडीआर बना करके चौड़ी सड़क 11 करोड़ रुपए 14 करोड़ रुपए लगा के बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन वो जब बरसात आती है तो भयंकर पानी वहाँ आता है, तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की ड्यूटी है कि वहाँ पर वो जनरेटर लगा करके तत्काल पानी निकालते हैं। वो उन्होंने लगाया, लेकिन वो चला नहीं और दोबारा ध्यान दिया नहीं, तो उस बच्ची को और मोहल्ले के लोगों को आक्रोश आया। उन्होंने वीडियो किया और मैंने तुरंत संज्ञान लिया। मैंने मैसेज भिजवाया कि बताइए, तो आज गांव वाले आए थे, वो बच्ची आई थी, तो मैंने तत्काल मेरे कोटे से 2 जनरेटर तत्काल देने और 2 बीडीओ को कहा दूसरी पंचायतों से ला करके तत्काल पानी निकालें। उस पानी निकालने के बाद में जब बरसात कम हो जाएगी, बरसात के सीजन के बाद में मैं खुद मेरे कोटे से वहाँ पर नाला बनाऊंगा कि दोबारा उन
मोहल्ले के लोगों को नहीं हो। तो ये तो इतना तो होना चाहिए। हम माला पहनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? वो जनता किस आशा और अपेक्षा के साथ में हमको जनप्रतिनिधि बनाती है, उस आशा और अपेक्षा पे हमें खरा उतरना है। मैं सरकार को यही तो कह रहा हूँ कि चलो आपकी तो भजन लाल जी पर्ची ऐसे ही निकल गई, लेकिन बीजेपी का तो बहुमत तो इस राजस्थान की जनता ने दिया है। तो बीजेपी को लोगों को नहीं चाहिए कि लोगों की समस्याओं का समाधान करें। तो मैंने उस बेटी को और गांव के लोगों को कहा कि आप आइए, आपकी समस्या मेरी समस्या है। मुझे यहाँ आना था वरना मैं जाता। बरसात के बाद में मैं खुद जाऊँगा, गाँव में पूरे दिन जन सुनवाई करूँगा, हर पंचायत में करूँगा। कल परसों मैंने नेचवा ब्लॉक में जन सुनवाई की है, पहले लक्ष्मणगढ़ में पिछले महीने की थी। ये जाते हैं क्या कोई बीजेपी के किसी एमएलए मंत्री को जन सुनवाई करते देखा है? कलेक्टर के चेंबर में जाके मीठी फीकी चाय पी के 2-2 बिस्कुट खा करके आ जाते हैं। सर्किट हाउस में 2-4 कार्यकर्ताओं से माला पहन लेते हैं। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। सरकार दी आपको, आपको काम करना चाहिए। और जब मंत्री जाता है ना, जब मैं मंत्री था मैं बड़ाई नहीं करता, लेकिन मैं गंगानगर बीकानेर जाता तब 500 लोग सर्किट हाउस में मिलने के लिए आते थे, अपनी समस्याएं लेके आते थे। इनके तो मुख्यमंत्री के 1.5-2 आदमी आते हैं, कोई है ही नहीं, किसी को आशा ही नहीं है, तो कौन जाएगा? आपको ये लगा कि डोटासरा बोलेगा तो आप आए हो, और आपको लगता कि मुख्यमंत्री कोई सवाल नहीं लेगा तो आप कभी जाते हो मुख्यमंत्री के पास कि साहब 1-2 सवाल तो ले लो, 1-2 तो ले लो, है ये पर्ची वाला सिलसिला तो बंद करो, चेंज होगी कि नहीं होगी, पूछ लो एक दिन जा करके, बताइए। उनके फायदे की बात बता रहा हूँ, नहीं करें तो उनकी मर्जी, उनको कह देना चाहिए मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा। सर अभी 5 साल का आपका काम रहा है, आगे का रोड मैप क्या है? तो आगे का रोड मैप ही तो बताया मैंने। आपकी क्या तैयारी? मेरी पूरी तैयारी है कि जो संगठन हमने निर्माण किया है, इस संगठन को सक्रिय करके पार्टी की विचारधारा, जहां हमारी कमजोरी है वहां पर मजबूती, जनता की आवाज़ बनकर के जनता की समस्याओं का समाधान, इनकी गुंडागर्दी, इनकी तानाशाही, इनकी अराजकता, इनकी बदमाशी को रोकना, और डबल इंजन की सरकार की विफलताओं को जनता तक ले जा करके बताना, ये प्रमुख काम है जो हम संगठन के इन तमाम योद्धाओं के साथ लेकर के हम लोग करेंगे। थैंक यू। मतलब ये महारानी वाला जो पूरा मामला था, उस मामले के बाद में आपने उसके कागजात भी पेश किए थे, कलेक्टर की कमेटी बनी, वहाँ लोग पहुँचे, आज विरोध प्रदर्शन किया है, धरना दिया। देखिए अब ये सरकार को निर्णय करना है। सारे जितने भी इसके हिस्टोरिकल पेपर्स जो हमारे पास थे वो हमने कलेक्टर साहब को दे दिए थे, और कलेक्टर साहब ने एक कमेटी बना दी थी। उस कमेटी का हम सबको जो निर्णय है, जो उसकी जांच करी है उन्होंने, उसका हम सबको इंतज़ार करना चाहिए। सरकार अपना निर्णय ले, और ये माहौल ख़राब करने की जो हमेशा से जयपुर में पिछले 1.5-2 साल में देख रहे हो कि 1-2 बदतमीज़ लोग हैं जो हमेशा माहौल ख़राब करने में रहते हैं। मेरा तो आपकी चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है, पुलिस कमिश्नरेट से, कलेक्टर साहब से, इन सब से मेरा आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति जो शहर का अमन चैन सुकून ख़राब करना चाहते हैं उनको अपनी हिट लिस्ट में रखें। उनको ये देखें कि वो माहौल क्यों ख़राब करना चाहते हैं। सबकी सहमति से एक कमेटी बनी, सरकार ने कमेटी बनाई, हम सबको उसका इंतज़ार करना चाहिए। कुर्सी वाले को बोलोगे रामगंज में कुर्सी पे जाके बैठ